एटा का ही चैप्टर चल रहा किसी में। एटा जो है थोड़ा सा लेंगी है और थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लेंगी चल रहा है। इसी में एक आता है कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटिव एटा। आज हम इसी संदर्भ में बताएंगे कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटिव एटा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक ना। एक कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटिव एटा का मीन्स मतलब है कि किसी भी सूट को फाइल करने में जो राइट या जो भी विषय वस्तु आपने प्रयोग में नहीं लाया है और आप उसको ला सकते थे एक ही सूट के अंतर्गत और उसको आपने नहीं लाया है तो दूसरा सूट फाइल करके उस विषय वस्तु पर आप कोई नया सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक ना। इसका मतलब है कि इसकी मंशा ये है कि कम से कम लिटिगेशन हो और जिन लिटिगेशनों में वो समाहित करके आप कोई विषय वस्तु की रिलीफ पा सकते हैं। अगर उस विषय वस्तु को, विवादग्रस्त वस्तु को जो है, विवादक को आपने छोड़ दिया है तो ये आप जो फॉल्ट है वो जो है दोबारा आपको सूट फाइल करने का राइट नहीं देगी। यही आपका कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटिव एटा है, ठीक ना। एक उदाहरण से हम आपको सिद्ध करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए आपके जो है ये आग की मृत्यु हो गई, आग की मान लीजिए एक आ है, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और मृत्यु होने के उपरांत जो है बाद जो है वो इसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए दत्तक पुत्र क्या करता है, दत्तक पुत्र को अपने आप को कहते हुए कि मैं आपका दत्तक पुत्र हूं, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसका मैं हकदार हूं, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने सूट फाइल किया, इसके आधार पर, ठीक है ना। सा जो उसका परदादी था उसने इस चीज को इनकार किया कि ये जो है ये आके दत्तक पुत्र नहीं है, ये आके पुत्री के लड़के हैं जिन्हें दत्तक नहीं लिया जा सकता है। का ये ऑब्जेक्शन रहा बाकी अगेंस्ट कि दत्तक जो है वो ये पुत्री के लड़के हैं और दत्तक जो है ये नहीं लिया जा सकता है और ये दत्तक आके दत्तक नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट में मामला चला, सुनवाई हुई, इधर से प्लीडिंग उधर से प्लीडिंग, तमाम कार्यवाहियों के बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये बात जो है ये पुत्री का लड़का है और पुत्री के लड़के को गोद नहीं दिया जा सकता, ठीक ना। तब अब बा ने फिर क्या किया, ये सूट इसके अगेंस्ट में पारित हो गया। तब इसमें बा ने ये तक दिया कि वह आग के साथ दूसरा सूट लाया। बा जो है दूसरा सूट इस आशय का लाता है कि आग के साथ जो है वो सहदायकी था। क्या था, सहदायकी था। इस आधार पर नया सूट आया, पहला सूट दत्तक के आधार पर आया और दत्तक के आधार पर जो है वो खारिज हो गया। तो अब दूसरा जो ये सूट ये ला रहा है ये, तो इस सूट में किस आधार पर ला रहा है कि मैं आका सहदायकी था, तो ये जो है सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। इसमें जो है कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटिव एटा वो लागू हो जाएगा और इस सिद्धांत द्वारा रोक दिया जाएगा, ठीक ना। कि ये चीज तो आप पहले ही उठा सकते थे, ये थोड़ा है कि आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं और कूद के अगर मान लीजिए सफर में दूसरे ट्रैक पे खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ठीक ना, जिस ट्रैक से चल रहे हैं और जिस अधिकार के तहत अपना राइट आप सिद्ध करना चाहते हैं जिस ग्राउंड पर, उस ग्राउंड को छोड़ करके दूसरा ग्राउंड आप नहीं ले सकते। ठीक ना, इसी को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहा जाता है। ठीक ना, और ये है इसकी संदर्भ में एक केस ला है, हम आपको बता रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा मतलब एक ही बात में जो भी आपको कहना हो, जो भी आपको राइट के संदर्भ में जो भी ग्राउंड लेना हो, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, आप मैक्सिमम अपना ग्राउंड ले लीजिए, जो आपको ज्ञात हो, जो जितना संबंध में आपके हो उतना ले लीजिए, उसमें कुछ शेष मत छोड़िए। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि एक एक ग्राउंड पर एक एक आप सूट जो है फाइल करते रहेंगे, तब तो मुकदमों का कोई अंत नहीं होगा। मुकदमों का अंत तो वैसे भी नहीं हो रहा है, बहुत सी मुकदमे सिविल न्यायालय में पेंडिंग है, अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए जो है एक ही मुकदमे में जितना आप इकट्ठा कर सकते थे, जो भी ग्राउंड आप ले सकते थे, मैक्सिमम बेंच जो है आपके लिए जो भी सुटेबल ग्राउंड था आप ले सकते थे, उसको आपने नहीं लिया तो एक एक ग्राउंड पर आप जो है मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर वो निर्णित हो गया। इसी केस ला है आपका AIR 1965 का है, ये लीडिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट का है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये क्या नाम है इसमें, देवीलाल बनाम देवीलाल बनाम टैक्स कमिश्नर, ठीक ना। इस केस में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी पक्षकार को उसके विरोधी के बीच कार्यवाही में अगर एक पक्षकार द्वारा यह तर्क उठाया जा सकता था और उठाना चाहिए था, मतलब एक पक्षकार के द्वारा वो तर्क उठाया जा सकता था, उठाया जाना चाहिए था, और वो तर्क पक्षकार के द्वारा उठाया नहीं गया है, तो पश्चातवर्ती कार्यवाही में वो तर्क उठाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, और इसको अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो आप तर्क उठा सकते थे, तर्क उठाया जाना चाहिए था, आप नहीं उठाए तो पश्चातवर्ती कार्यवाही में वो तर्क आप उठा नहीं सकते। ये भी डेटा का ही एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, और इसी के संदर्भ में अब बात आती है कि कोई बात प्रत्यक्षता और सारता जो है कैसे मानी जाएगी कि कोई मामला निर्णित हो गया है और दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता है। ठीक ना, ये हम आपको बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है ना, उदाहरण यह है कि एक मठ है, क्या है, मठ, उसके महंत की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बात जो है क्या, इनकी मृत्यु हो गई, इसकी महंत की, बात जो है अपने आप को चेला घोषित करता है कि मैं महंत का चेला हूं और संपत्ति पर मुझे अधिकार। ठीक है ना, चेला के रूप में संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है। ठीक है ना, और सा जो है, और ये कहता है कि मैं संपत्ति का उत्तराधिकारी हूं चेला के होने के नाते। ठीक है ना, सा जो है वो ये करता है। ठीक है, आ जो है होने पर
वो आ है, हाँ आ जो है चेला के आधार पर संपत्ति पर अधिकार के लिए ये कहता है कि हम महंत के उत्तराधिकारी हम हैं, आ है, इसलिए जो है वो हम संपत्ति के मालिक, हम चूंकि महंत के चेला। कौन कहता है? आ कहता है, आ कहता है, ठीक है ना। बा जो कहता है उसके प्रतिवादी बा और सा दोनों लोग संयुक्त रूप से ये कहते हैं नहीं कि सा चेला है। महंत का चेला कौन है? सा है। बा आ नहीं है और सा ही महंत का उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। बाद में जो है और किराया लेने का हकदार सा है, ना कि आ, ठीक है ना। बाद में इसमें दो विवाद हुए, क्या 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 महंत का चेला आ है या सा, ठीक है। आ और सा में महंत का चेला कौन है और महंत का उत्तराधिकारी कौन है? चेला और उत्तराधिकारी, महंत का उत्तराधिकारी आ है या सा। नंबर 2 क्या हुआ? किराया लेने का अधिकार किसको है? अधिकार आ को है कि सा को है? कोर्ट ने बाद में इसको निर्णय करता है कि 25,000 रुपये जो किराया है वो जो है वापस दे, ठीक है ना, वापस दे। अब इस बात जो है 25,000 जो किराया वापस दे है वो आ को देगा कि सा को देगा? कोर्ट आगे चल करके जो है वो ये है किया। तो प्रथम बाद में प्रथम बाद जो दाखिल हुआ, प्रथम बाद में जो है वो उत्तराधिकारी घोषित करने का, उत्तराधिकारी घोषित करने का बात दाखिल हुआ, ठीक है ना। ये जो पहला बात हुआ ये उत्तराधिकारी घोषित करने का जो है वो हुआ, ठीक है, संशोधित किया गया और निर्णित किया गया। यद्यपि प्रथम बाद में किराए से संबंधित प्रथम ये इसमें निर्णित किया गया, न्यायालय ने निर्णित कर दिया। मान लीजिए उत्तराधिकारी कौन, मान लीजिए बताया कि आ ही है, ठीक है ना। अब किराए के संदर्भ में, किराए के संदर्भ में उस सेकंड वाले बाद में लाया है, ठीक है ना। किराए को छोड़ दिया, मतलब बाद में किराया लेने का जो बात था वो छोड़ दिया, ठीक ना। तो ये चीज जो है ये दोनों एक है, प्रत्यक्षता और सारता दोनों में एक समान है, ठीक है ना। तो प्रथम बात प्रत्यक्षता और सारता विवादक था और निर्णय सा के विरुद्ध किया गया था, अतः द्वितीय बात नहीं लाई करेगा, ठीक ना। ये आपका एक उदाहरण है, ये इससे प्रत्यक्षता और सारता विवादक क्या है ये क्लियर हो गया, ठीक ना। अब ट्रांसटेक्टिव जुडिकेट आ गया, प्रत्यक्षता और सारता विवादग्रस्त ये आ गया। और नेक्स्ट आपका है इसी के संदर्भ में
हाँ, और यह है कि जैसे कोई रिलीफ प्रथम बाद में कोई अंतोष आप ले सकते थे, लेकिन आपने उस अंतोष के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं किया, कोई डिमांड नहीं किया, और उसको एक लिटिगेशन के तहत उसको समाहित कर सकते थे, उसको आपने छोड़ दिया। तो उस अंतोष के लिए दोबारा सूट दाखिल नहीं कर सकते, दोबारा सूट दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये आपका ये है कि अगर कोई अंतोष जो पहले ही प्रथम बाद में आप ले सकते थे, लिया जा सकता था, उसको आपने छोड़ दिया, तो उस अंतोष के लिए कोई दूसरा जो है बाधा नहीं ला सकते, जबकि विवादक और विषय वस्तु एक ही है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे एक मकान है, इसका किराया जो है 2001 और 2002 का बकाया कितना? 2000 इसका, 2000 इसका, कुल मिला के 6000। और इस किराया वसूली के लिए जो सूट फाइल होता है वो 2002 के ही किराए के लिए होता है। मात्र कितने के लिए? 2002 के लिए, 2003 ओनली। तो फिर इसी सूट को आप फिर इसको जो 2000 है और 2001 को आप छोड़ चुके हैं, इसका किराया आप लेने से छोड़ चुके हैं, जो काया एक्शन जो है एराइज सब में है, और उसको आपने क्या किया है? छोड़ दिया है। ठीक है ना? तो आप सेकंड सूट में ये दोनों के लिए अंतोष डिमांड नहीं कर सकते। ठीक ना? अगर इसको आपको प्रथम सूट में ही आपको दाखिल करना चाहिए था। इसका मतलब है प्रथम सूट में ये निर्णित हो गया है, और इसको आपने ये हुआ कि आपने मन स्वीकृति दे दी है, इसको आपने छोड़ दिया, तो इसके लिए आप सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है ना? आपको चाहिए था कि 2000, 2001 और 2002 का किराया जो शेष था उसके लिए सम्मिलित करते हुए सूट को फाइल करना चाहिए था, यानी 6000। ठीक है ना? नेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद फिर इसी सेक्शन में हम कल तो नहीं, अब नेक्स्ट पीरियड में और इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना? रेस्ट भी ठीक है। ओके, आगे बेस्ट।